રાજકોટમાં અનુસૂચિત જાતિ સમાજ દ્વારા દલિત સ્વાભિમાન સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના પૌત્ર ભીમરાવ યશવંતરાવ આંબેડકર અને દિલ્હી સરકારના પૂર્વ મંત્રી રાજેન્દ્ર પાલ ગૌતમ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સંમેલનમાં સમાજના વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી અને એક મહત્વપૂર્ણ રણનીતિ ઘડવામાં આવી હતી। સંમેલન બાદ આગેવાનોએ જાહેરાત કરી કે 1 એપ્રિલ 2026 સુધી સૌરાષ્ટ્રના દરેક જિલ્લામાં સભા અને રેલીઓ યોજીને જાગૃતિ અભિયાન ચલાવવામાં આવશે। જો સરકાર દ્વારા આ સમયગાળામાં તેમની માંગણીઓ સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો 18 એપ્રિલના રોજ એક વિશાળ મહાપંચાયતનું આયોજન કરાશે। આ મહાપંચાયતમાં અનુસૂચિત જાતિ, આદિવાસી અને ઓબીસી वर्गના राष्ट्रीय नेताओं हाजिर રહેશે। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। साथियों, आज यहाँ राजकोट में दलित स्वाभिमान सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। जैसा अभी सिद्धार्थ भाई परमार जी ने बताया, ये तो एक लोकल रीजनल मुद्दे थे। इन मुद्दों के साथ साथ एक और बड़ा मुद्दा है कि भारत में कम से कम 1500 से 2000 साल तक बाबा साहेब के संविधान से पहले सामाजिक व्यवस्था का संचालन मनुस्मृति से होता था, और उस मनुस्मृति की वजह से इस देश में महिलाएं, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग शिक्षा से, संपत्ति से, व्यापार से वंचित रहे। और उस गंभीरता को ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने समझा और उन्होंने महिलाओं के लिए भारत में 1 जनवरी 1848 को पुणे के फुलेवाड़ा में पहला स्कूल खोला। 15 मई 1848 को दलितों के लिए पहला स्कूल खोला, और यहाँ से दलित पिछड़ों के शिक्षा के रास्ते खुलने का रास्ता शुरू हुआ। लेकिन उसको अंजाम तक पहुँचाने का काम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया। 1919 में साउथ बोरो कमीशन आया, 1928 में साइमन कमीशन आया। उन कमीशन को एक मांग पत्र देकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस देश के अछूत, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इन वर्गों की कुछ मांग पत्र उनके सामने रखी, और उन्होंने कहा कि आप अंग्रेज भारत पे शासन कर रहे हो, आपके आने से पहले भी हम गुलाम थे, तब भी हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक तालाब से पानी लेने का अधिकार नहीं था, तब भी हमें संपत्ति का अधिकार नहीं था, तब भी हमें मानवता का अधिकार नहीं था। लेकिन अब आपका शासन है, अंग्रेज़ों का शासन है, अभी भी हमारी हालत वही है, अभी भी हमें वो सारे अधिकार से हम वंचित हैं। और उन्होंने अंग्रेज़ों को 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस देश के अछूत, वंचित वर्गों के लिए राजनीति के क्षेत्र में पृथक निर्वाचन क्षेत्र को मानने के लिए मंजूर किया, एग्री किया अपने आर्गुमेंट से। उसी मांग पत्र के माध्यम से उन्होंने उनके पढ़ने के रास्ते, उनको स्कॉलरशिप की व्यवस्था, उनके शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन, उनकी सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन, ये तमाम मांगों को अंग्रेज़ों से मनवाया। लेकिन आज हालात देखिए कि जो हजारों साल से जो वर्ग पिछड़ गए थे, जिनका आगे बढ़ने का रास्ता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया था, वो रास्ता आज जो केंद्र में सरकार है, उस सरकार ने धीरे धीरे उस रास्ते को बंद कर दिया है। जो रीजनल हमारे इशूज़ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे हमारे लोगों को जो खेत की ज़मीन के पट्टे मिले और बाद में वो खेत की ज़मीन उनसे वापस लेकर और वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को वापस दे दी, या जहाँ हमारे बाबा साहेब की प्रतिमा थी, हमारे लोग रहते थे, उनको उजाड़ दिया, या जो बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण करने का एक प्रॉमिस हुआ था वो भी पूरा नहीं हुआ, या जो कमेटी बन रही है उस कमेटी में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये रीजनल इशू अभी हमारे परमार साथ भाई ने बताए। लेकिन उसके साथ ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि एक वो सरकार थी जिसने 19 जुलाई 1969 को, जब बैंक सब प्राइवेट होते थे, इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट होती थी, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके उन बैंकों तक गांव के लोगों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की रीच बनाई और लाखों लोगों को वहाँ नौकरी
मिलने का रास्ता बनाया। जिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को उनके जाने के बाद जिस सरकार ने लागू किया, अच्छी खासी स्कॉलरशिप की व्यवस्था की, लोग स्कॉलरशिप से पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बने, वकील बने, जज बने। लोग इसलिए दूर अपनी बच्चियों को पढ़ने नहीं भेजते थे कि स्कूल दूर दराज में होते थे, लेकिन उस वक्त की सरकार ने गांव-गांव में स्कूल खोले। लेकिन आज 15 से 20 सालों का डाटा बताता है कि पूरे देश में 2 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है। 100 से ज़्यादा PSU बनाए थे, ज़्यादातर PSU को बेच के प्राइवेट हाथों में दे दिया, ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी। तो कितनी मुश्किल से सरकारी नौकरी का रास्ता खुला था, शिक्षा का रास्ता खुला था, लेकिन शिक्षा को महंगा करके आज अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों तो छोड़िए, जनरल कैटेगरी के भी 70 से 75% लोग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ कराने का अपने बच्चे का खर्चा 25 लाख का खर्चा बैठता नहीं उठा सकते। जनरल कैटेगरी के भी लोग इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, मैनेजमेंट, जो तमाम तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उसके 1 डिग्री का खर्चा नहीं उठा सकते। यानी ना तो अनुसूचित जाति जनजाति के 99% नहीं उठा सकते, लेकिन स्वर्ण जाति के भी 75 से 80% लोग आज की इस महंगी शिक्षा का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। तो एक वो सरकार थी जब भारत आज़ाद हुआ, भारत गरीब था, लेकिन लोगों के लिए शिक्षा लगभग फ्री थी। गरीब से गरीब के परिवार के बच्चे भी उस वक्त की शिक्षा लेके या वजीफे का लाभ उठाकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने, कलेक्टर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, ब्यूरोक्रेट बने। गांव-गांव तक स्कूल खुले, लड़कियों ने भी पढ़ना शुरू किया। लड़कियां पायलट बनी, आर्मी में ऑफिसर्स बनी, ब्यूरोक्रेट बनी, तमाम जगह पर पहुंची। लेकिन एक आज की सरकार है, सरकारी स्कूलों को लगातार बंद कर रही है, और सरकारी कॉलेज के अंदर भी उन्होंने पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया कि गरीब लोग किसी भी जाति धर्म के हों, वो अपने बच्चों की हायर एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। ऊपर से 5th पे कमीशन में बीजेपी की सरकार में 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह बंद करके आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया। पहले सरकारी नौकरी थी, चपड़ासी बन जाते थे, चौकीदार बन जाते थे, माली बन जाते थे, सफाई कर्मचारी बन जाते थे, तो कम से कम जॉब सिक्योरिटी थी, सोशल सिक्योरिटी थी। आज वो सोशल सिक्योरिटी खत्म हो गई है, वो सारा आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया। ठेकेदार, पहली बात तो तनख्वाह इतनी कम है, सरकारी नौकरी की तुलना में 1/4 है। अगर सरकारी नौकरी में होता तो 55,000 तनख्वाह होती सफाई कर्मचारी की, लेकिन ठेकेदार के थ्रू 15,000 है। 15,000 में से उसे 8,000 मिलता है और 7,000 ठेकेदार खा जाता है। तो 4th क्लास एम्प्लॉय हमारे लोग ज़्यादा बनते थे, वो रास्ता बंद हो गया। और तो और क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में आधी पोस्ट खाली पड़ी हैं पूरे देश के अंदर, और जो आधी वैकेंसी भरी हैं उसमें भी आधी पक्के पे और आधी कॉन्ट्रैक्ट पे। अभी भारत सरकार का जो भारत की जो पार्लियामेंट है, संसद की एक स्थायी समिति एजुकेशन, हेल्थ, विमेन एंड यूथ के ऊपर है, उसने प्राइवेट प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में सर्वे किया, अध्ययन किया। टेक्निकल एजुकेशन के ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर्स, हायर एजुकेशन के ऑफिसर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे नाडार, शिव नाडार की जो यूनिवर्सिटी है, जिंदल यूनिवर्सिटी है, अशोका यूनिवर्सिटी है, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के मालिकों को, अधिकारियों को बुलाया, पूरा सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद जो रिपोर्ट आई वो चौंकाने वाली है। आज भी प्राइवेट प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर 1% भी दलित बच्चे नहीं पढ़ते, 1% भी, केवल 0.89% है। ये संसद में रिपोर्ट जमा हुई है अभी, आदरणीय दिग्विजय सिंह उस कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने रिपोर्ट जमा की है, जिसके अंदर 21 सदस्य लोकसभा के हैं और 10 सदस्य राज्यसभा के हैं, और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य हैं। उस कमेटी ने पूरा सर्वे करके रिपोर्ट दी है, आदिवासी 0.53% है केवल। अब हालात देखिए, बहुत से लोग कहते हैं नौकरी मिल गई अब तो बराबर हो गए, क्रीमी लेयर लागू करो, ये करो, वो करो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो क्लास 1 ऑफिसर है, क्या वो भी सक्षम नहीं है? क्योंकि वहां सिंपल आर्किटेक्ट में एक ग्रेजुएट की डिग्री का 6 साल की डिग्री है। जिंदल यूनिवर्सिटी के अंदर 1 साल की फीस और हॉस्टल का खर्चा 10 लाख रुपए है, 6 साल की डिग्री का कोर्स 60 लाख रुपए।
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सरकार की, प्राइवेट तो छोड़ो, मैं सरकार की बात कर दूं तो 3.5 लाख से ज़्यादा फीस है और 1.5 लाख के आसपास हॉस्टल का, खाने का खर्चा, बाकी खर्चे। 25 लाख रुपए 5 साल की डिग्री का खर्च और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी पहले, एडमिशन से पहले 3 से 4 लाख उसका खर्च, यानी लगभग 30 लाख अगर आपके पास हैं तो आपका बच्चा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आएगा। लेकिन वही बच्चा अगर अशोका यूनिवर्सिटी में जाएगा तो वहां पे उसी बच्चे को 1 करोड़ रुपया चाहिए। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? तो ये जो रिपोर्ट आई है संसद में, ये रिपोर्ट ये बताती है कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के अगर क्लास 1 अधिकारी भी हैं तो भी वो अपने बच्चों को इन प्रीमियर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा सकते। तो नौकरी के रास्ते हमारे बंद, शिक्षा के रास्ते हमारे बंद। इतना पैसा हमारे पास नहीं है कि हम अपना बिजनेस शुरू करें, उसके लिए लोन चाहिए। लोन के लिए जो बैंक की शर्तें, वो शर्तें पूरा करना इतना मुश्किल है। ऐसे में ऐसी सरकारों का क्या हम अचार डालें जो हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्च ना उठा पाए, जो हमारे लोगों का इलाज का खर्च ना उठा पाए। नौकरी देना तो दूर की बात है, नौकरी तो धीरे धीरे PSU सारे बेच दिए, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया। मैं तो केवल SC ST की बात नहीं करता हूँ, मैं तो कहता हूँ जनरल कैटेगरी के भी तो 75% से 80% के बीच इन प्राइवेट, छोड़ो सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भी, हायर एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा सकते। तो फिर ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? क्या ये सरकार देश के सारे संसाधनों को बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में सौंप रही है? इसी के लिए बनी थी सरकार, इसी के लिए सरकार को चुना था हमने। तो इतने हजारों साल की गुलामी से बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बाहर निकाला था, बड़े मुश्किल से हमारे पढ़ने के रास्ते, नौकरी के रास्ते खोले थे, लेकिन सरकार ने साजिश के तहत वो रास्ते बंद कर दिए और जो पट्टे पे ज़मीन हमारे लोगों को मिली थी वो ज़मीन भी वापस छीन ली। तो ये सारे तमाम मुद्दे हैं जिस पे दलित स्वाभिमान सम्मेलन के अंदर हम चर्चा करके प्रस्ताव पारित करेंगे और इसको पूरे देश का एक जन आंदोलन बनाएंगे और इसकी शुरुआत आज राजकोट से हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। राजकोट के मुद्दे तो अभी हमारे परमार जी ने बताया आपको कि जो हमारी जो ज़मीन जो पट्टे पे मिली थी वो छीन ली, वो उनको वापस मिले और जिन अधिकारियों ने वो षड्यंत्र किया उनको सज़ा मिले, वो जेल में जाए। जहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का स्टैचू लगा था और वहाँ जो हमारे लोग थे, झुग्गी बस्ती थी, उनको उजाड़ दिया गया। उस कमेटी के अंदर हमारे प्रतिनिधि होने चाहिए SC ST OBC माइनॉरिटी के, ताकि उनको उनका हक मिल सके। उनकी बात रखने वाला वहाँ कोई है ही नहीं। तीसरी बात, जो निगम क्या बाबा साहेब के नाम पे रखा और वहाँ पे बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने की बात उस वक्त हुई थी, वो आज तक सरकार ने क्यों पूरी नहीं की? वो भी पूरी होनी चाहिए। बाकी सारे मुद्दे परमार जी ने रख दिए हैं और हमारे बाकी साथी हैं जो हमारे डॉक्टर दिनेश भाई परमार हैं, भीमराव अंबेडकर जी हैं, बाकी लोग इन मुद्दों पे बात करेंगे। को जय भीम। हम अब राजकोट में आए हैं, जो सामाजिक इशू लेके आए हैं कि हम लोग ने देखा कि गुजरात एक ऐसा स्टेट है जो मनुवादी संगठन का गढ़ है। इस गुजरात से जो निकलता है वो पूरे देश में जाता है। ये षड्यंत्र देश में चल रहा है। यहाँ के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी, बौद्ध लोगों को, OBC लोगों को कैसे दबा सके, इसके लिए यहाँ गुजरात में प्रबोधन होना, उनकी जागृति होना, ये आज के सम्मेलन का काम है, मैं समझता हूँ। जहाँ से मनुवादी संगठन खड़े हो गए, वहाँ अम्बेडकरवादी यहाँ से विरोध करेंगे और ये मैसेज पूरे देश भर में जाएगा। आज कई इशू है इस देश में। 2014 से यहाँ के लोगों की शिक्षा कम हो रही है। उन लोग ने देख लिया कि शिक्षा के माध्यम से जो बाबा साहब ने संदेश दिया था पढ़ो करके, उस माध्यम से समाज आगे निकल रहा है। इसके लिए सरकारी स्कूलें आज बंद हो रही है। प्राइवेट स्कूलों को बढ़ाई देती है जिसका फी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इस प्रकार का षड्यंत्र है। सरकारी नौकरियां सभी खत्म हो चुकी है क्योंकि सरकारी जो कंपनियां थी वो प्राइवेट में दे दी है।
अंबानी को गई, अडानी को गई, रिजर्वेशन वैसा ही ख़त्म हो गए। ये सारी बातें इस आज सम्मेलन के माध्यम से आज हम पूरे गुजरात वासियों को देंगे। गुजरात में बदलाव आ चुका है। गुजरात के लोग आज बाबा साहब की विचारधाराओं पर चल रहे हैं। आखिरी में बाबा साहब ने जो धम्म क्रांति की है, वो गुजरात के लोग अभी उस धम्म क्रांति में आ रहे हैं, क्योंकि उसके कई उदाहरण हैं। 14 अप्रैल में अहमदाबाद सिटी में था, बाबा साहब का 25 फीट की प्रतिमा का उद्घाटन करते समय मैंने देखा 30-35 हज़ार के लोग जमे हुए थे। ये दर्शाता है कि गुजरात के लोग अभी बाबा साहब के विचारों पर चलेंगे। उसको बढ़ोतरी देने के लिए मैं आज गुजरात में हूँ और ये मैसेज देना चाहता हूँ हम लोग मंच के माध्यम से पूरे गुजरात वासियों की, भाई बाबा साहब के विचारधारा, महापुरुषों की विचारधारा ही आपको यहाँ बचा सकती है। दूसरी विचारधारा आपको बचा नहीं सकती। अंधविश्वास, पाखंडवाद से आप बाहर आ जाओ और साइंटिफिक बुद्ध धम्म की ओर निकलो। ये मैसेज देने के लिए आया हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। तो जाणो छो कि राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जे रीते मैं 5 मुद्दाओने लईने आजनुं सम्मेलन बोलाव्युं छे, एमां सौथी महत्वना मुद्दाओमां ए छे कि जे राजकोट महानगरपालिकानुं नाम डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर भवन नाम तो आपवामां आव्युं, पण एमां बाबा साहेबनुं प्रतिमा के कांई नहोतुं। एटले वसरामभाई सागठिया जे कोर्पोरेटर छे आपणा, एमने बाबा साहेब आंबेडकरनी प्रतिमा मूकवा माटेनो दरखास्त मूकी। એટલે વર્તમાન જે શાસક પક્ષો છે એ લોકોએ જાણી જોઈને એમની દરખાસ્ત સાઈડમાં કરી અને એમના કોર્પોરેટર દ્વારા બીજી દરખાસ્ત મુકાવી કે જેમાં પ્રતિમા નહીં પણ તેલચિત્ર। એટલે વસરાભાઈ એમ કીધું કે ચલો તેલચિત્ર પણ અમને માન્ય છે। એટલે 2017માં ઠરાવ થયો બાબા સાહેબનું તેલચિત્ર મૂકવાનો। આજ સુધી બાબા સાહેબનું તેલચિત્ર શું કહેવાય કોર્પોરેશનમાં મૂકવામાં નથી આવ્યું। હું રાજકોટ ભારતીય જનતા પાર્ટીના મિત્રોને કહેવા માંગીશ કે જ્યારે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આખા દેશમાં બાબા સાહેબ આંબેડકરની વાત કરતા હોય, સંવિધાનને નમન કરવાનું નાટક કરતા હોય, ત્યારે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાએ એમનો જે ઓરિજિનલ ચહેરો છે એ ખુલ્લો પાડી દીધો છે। બીજું આપને કહી દઉં કે પ્રેમ મંદિર પાસે 50 વર્ષ જૂની ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની प्रतिमा હતી। પીપીપી યોજનાના કૌભાંડ માટે એ प्रतिमा ત્યાંથી હટાવી દેવામાં આવી। ત્યાં અમારી પાસે આરટીઆઈથી માંગેલા તમામ પુરાવાઓ છે। એ જગ્યા ઉપર એક પણ ઝૂંપડું નથી એવું આરટીઆઈમાં અમને જવાબ આપવામાં આવ્યો છે। છતાં અહીંયા ઝૂંપડા બતાવી અને પીપીપી યોજના દ્વારા મેં પૂર્વ મુખ્યમંત્રી માન્ય સ્વર્ગીય વિજયભાઈ રૂપાણી એમના ઉપર અને નીતિનભાઈ ભારદ્વાજ જે એના હતા એના પર મેં પોલીસ કમિશનરમાં ફરિયાદ પણ કરી હતી। તો અમારી માંગ એ હતી કે જે જવાબદાર અધિકારીઓ હોય એના ઉપર કાર્યવાહી થવી જોઈએ। કાર્યવાહીના સંદર્ભમાં વિજિલન્સ તપાસ સોંપવામાં આવી। વિજિલન્સ તપાસમાં શું થશે તો આપ બધા જાણો છો। એટલે અમારી માંગ એવી છે કે यहाँ બાબા સાહેબ આંબેડકરની प्रतिमा હતી। વિજિલન્સ તપાસમાં એક શાસક પક્ષનો અને એક વિપક્ષનો કોર્પોરેટર એ કમિટીમાં અમારા હોવા જોઈએ, જેથી કરીને અમને ખબર પડે કે એમાં શું થયું છે। બીજું 532 લોકોની કોર્પોરેશનમાં સફાઈ કામદારની જે ભરતીનો ઠરાવ થયો 17/3/2024માં, એ ઠરાવમાં મૂર્ખ બનાવવામાં આવ્યા છે બધાને। એમાં ફૂલ ટાઈમ કર્મચારી તરીકેનો જે ઠરાવ કરવામાં આવ્યો છે, અમારી માંગ એવી છે કે ફૂલ ટાઈમ કર્મચારી નહીં 532 કાયમી ભરતીનો ઠરાવ થવો જોઈએ, જેથી કરીને એકદમ ગરીબ કચડાયેલો જે વર્ગ છે, અનુસૂચિત જાતિનો માં પણ જે કચડાયેલો વર્ગ છે એ લોકોને ન્યાય મળે। એટલે એક માંગણી અમારી એ છે। બીજું જે પીપીપી યોજના બનાવવામાં આવે છે, એ પીપીપી યોજનાઓમાં જે કોઈ કમિટી બનાવવામાં આવી છે, એ કમિટીમાં જેને ઝૂંપડાની ખબર નથી, કોઈથી ઝૂંપડપટ્ટીમાં ગયો નથી, એવા લોકો એ કમિટીના મેમ્બર છે। અમારી ડિમાન્ડ એવી છે કે જે ઝૂંપડપટ્ટીની જેને ખબર હોય, જે ઝૂંપડપટ્ટીમાંથી આગળ આવ્યો હોય એવા ઝૂંપડપટ્ટીના લોકોને અને એમાંથી ચૂંટાઈને આવેલા કોર્પોરેટરોને પણ આ કમિટીમાં લેવામાં આવે, જેથી કરીને
ઝૂંપડપટ્ટીમાં પીપીપી યોજના બને તો એને તમે શું આપી શકો એ એને ખબર હોય. ઓલા મારી જેમ એસીમાં અને બંગલામાં રહેલા લોકોને ખબર ન હોય કે ભાઈ આ લોકોની ખરેખર સુવિધા શું આપી. આજે આપણે જોઉં છો પીપીપી યોજના 12-15 માળની બિલ્ડિંગ બનાવી દે અને કૂતરા બિલાડાની જેમ બધાને બિચારાઓને ઘુસાડી દે. 2 મહિના પછી લિફ્ટ કામ કરતી નથી. ગરીબ માણસો શું કહે વૃદ્ધ માણસો બિચારા પગથિયા ઉતરી નીચે આવતા હોય. હવે એને કોઈ સાંભળવા તૈયાર નથી. 5% જમીન લઈ બાકીની 95% જમીન બિલ્ડર પોતે લઈ લે છે. એટલે એમાં પણ આ વિસ્તારમાંથી આ સમાજમાંથી આવતા કોર્પોરેટરો એને લેવા જોઈએ એવી અમારી માંગ છે. અને અત્યારની કમિટીમાં હું આપને કહી દઉં, ગુણુભાઈ ડેલાવાળાનું નામ છે, જ્યોતિન મામાનું નામ છે, પછી બોલબલા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ છે એનું નામ છે, નીતિનભાઈ ભારદ્વાજ છે એનું નામ છે, આ બધાના નામ છે. હા, એટલે અમારા જે રાષ્ટ્રીય નેતા છે માનનીય રાજેન્દ્રપાલ ગૌતમ સાહેબ અને ભીમરાવ સાહેબ બાબા સાહેબ આંબેડકરના પૌત્ર છે. અમે આ સંમેલન એમના નેતૃત્વમાં બોલાવ્યું છે અને આ સંમેલનમાં આજે અમે લોકો ઠરાવ કરશું કે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ગુજરાતમાં જે થઈ રહ્યું છે, જો ગરીબની કોઈ જાતિ નથી હોતી. આજે તમામ સમાજનો, સાહેબે જેમ વાત કરી તમામ સમાજનો ગરીબ પીસાઈ રહ્યો છે. એટલે અમારું કહેવાનો મતલબ એ છે કે જે અમારી માંગણીઓ છે મુખ્યમંત્રી એ તરફ ધ્યાન આપે. જો એ તરફ ધ્યાન નહીં આપે તો 18 એપ્રિલ 2026 એટલે 7 મહિના સુધી અમારા જે સંગઠન છે એ સંગઠનના લોકો 7 મહિના સુધી ગામડે ગામડે જિલ્લે જિલ્લે ફરશે. એટલે અમારી આ યાત્રા જનજાગૃતિ અભિયાન 7 મહિના સુધી આખા સૌરાષ્ટ્રમાં, આખા ગુજરાતમાં ફરશે. અને 18 એપ્રિલે મહાસંમેલન અમે રાજકોટમાં કરવાના છીએ. 50,000થી લાખ લોકોને ભેગા કરવાના છીએ. અમારા રાષ્ટ્રીય નેતાઓની આગેવાનીમાં સંમેલન કરવાના છીએ. અને એ દિવસે અમે પછી જાહેરાત કરશું કે આ યાત્રા, આ આંદોલન આખા દેશમાં અમે આ આંદોલનને લઈ જનારા છીએ.